Hello, my champions. In the previous class, we had discussed some questions on heights and distances. Today, we will take up some more questions. This is the last lecture of this series. From the next video, you will see some other topic being discussed. Let's get started. So, ये पहला सवाल आपको दिया हुआ है, यहाँ पर बोला है एक एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर 24 मीटर हाई. सबसे पहले करना क्या है हम लोगों को? लेट अस take the ground level and just draw the tower. This is a tower top. From the foot of another tower in the same plane is 60 degree. मतलब यहां पर आपको एक और टावर लेना पड़ेगा. तो ये मान लो हमारा सेकेंड टावर. अभी के लिए मैं अज्यूम कर रहा कि वो उससे छोटा है. तो आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि ये एंगल जो आपका बन रहा है, दिस एंगल इज नथिंग बट 60 degree. Till here the question must be very, very clear. The angle of elevation of the top of the second tower from the foot of the first tower is 30 degree. मतलब पहले टावर से दूसरे टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला एंगल, दिस विल बी हाउ मच? 30 degree. Find the distance between the two towers and also the height of the other tower. अब यहां पे हमने अज्यूम किया था कि सेकेंड टावर फर्स्ट टावर से छोटा है. अब देखो, सेकेंड टावर से फर्स्ट टावर की एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी, फर्स्ट टावर से सेकेंड टावर की एंगल ऑफ एलिवेशन दी हुई है 30 डिग्री और सेकेंड टावर से फर्स्ट की दी हुई है 60 डिग्री. तो ऑब्वियसली बात है ना कि छोटा होगा. जितना बड़ा एंगल ऑफ एलिवेशन उतनी ऊंची बिल्डिंग, उतना ऊंचा टावर. तो अगर ये एंगल 60 बन रहा है और ये 30 बन रहा है, ऑब्वियसली 30 वाला छोटा होगा. I think the diagram is clear to you all. Let's mark the names of the vertices and let's get going. आ जाओ. ए बी मान लो आप फर्स्ट टावर को, सी डी मान लो आप सेकेंड टावर को. तो हम लोग लिखेंगे कैसे? लेट द फर्स्ट टावर इज ए बी, लेट द सेकेंड टावर इज सी डी. राइट. आपको करना क्या है? पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसका डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके बाद डायग्राम को एक्सप्लेन करना है. डायग्राम को एक्सप्लेन करने के बाद अपना आप सॉल्यूशन लगाओगे. सबसे पहले देखो, क्वेश्चन ने बोला है कि फर्स्ट टावर की लेंथ आपको दी हुई है 24 मीटर्स. तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ये लेंथ जो है हमारी, दिस लेंथ इज नथिंग बट 24 meters. So you can write AB is equal to 24 meters. अब क्वेश्चन ने पूछा है दोनों टावर्स के बीच की डिस्टेंस. तो BD क्या हो जाएगा बेटा? BD हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द two towers. So we can assume a triangle ABD. In triangle ABD क्या मैं कह सकता हूं AB upon BD is nothing but tan 60. इसके आगे मैं यहां पे करता हूं सॉल्व. AB by BD is tan 60. AB कितना दिया हुआ है? 24. BD आपको सॉल्व करना है and tan 60 is √3. So BD comes out to be 24 by √3, that is equal to 24 √3 upon 3 comes out to be 8 √3. Therefore required distance is 8 √3 meters. जो दो टावर्स के बीच का गैप है वो कितना है? 8 √3 meters.
सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? सेकेंड पार्ट में पूछा है हाइट ऑफ द अदर टावर। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? विल कंसीडर द ट्राइंगल BCD। ट्राइंगल BCD में BD मिल गया है, सो नाउ वी कैन राइट इन ट्राइंगल BCD, क्या मैं कह सकता हूं CD अपॉन BD इज tan 30। CD हमें निकालना है और BD दिया हुआ है 8√3, दैट कम्स आउट टू बी tan 30। tan 30 इज 1/√3, सो हमारा CD आ जाएगा 8√3/√3। आंसर इज 8। हाइट ऑफ सेकेंड टावर इज 8 मीटर। राइट, दो पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए, टावर की हाइट और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने यहां पर निकाल लिया। अब देखो क्वेश्चन में एक थर्ड पार्ट भी बोल रहा है। द क्वेश्चन सेज फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर अटैच्ड टू द टॉप्स ऑफ द टू टावर्स। लेंथ ऑफ द वायर अटैच्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टू टावर्स। तो आप यहां पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, तो ऑब्वियसली AC इज माई रिक्वायर्ड लेंथ। क्वेश्चन ने बोला है कि वी वांट टू फाइंड द लेंथ ऑफ द wire if I attach a wire on the top of the two towers। तो आप कह सकते हो कि वो लेंथ कितना होगा? वो लेंथ होगा इस डायग्राम के हिसाब से AC। करेक्ट, तो आप लिख दो लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू AC। अब ध्यान से आप देखो बच्चों, AC जो है वो ट्राइंगल, अच्छा अपन इसका कुछ नाम दे देते हैं, इस ट्राइंगल को अपन कुछ नाम दे देते हैं। इसको आप कर दो P कर दो, दैट पॉइंट को आप जो अपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है C से AB के ऊपर, उसको आप P मार्क कर दो। करेक्ट, तो आप कह सकते हो ना कि AP जो आपका PC है, यहाँ पे जो PC है, PC की लेंथ कितनी हो जाएगी? क्या आप कह सकते हो PC और BD बराबर लेंथ के होंगे? PC इज व्हाट? द पार्ट ऑफ द रेक्टेंगल BPCD। तो PC और BD की लेंथ क्या होगी? बराबर होगी। BD कितना है? 8√3। तो आप कह सकते हो कि PC इज ऑल्सो इक्वल टू 8√3 मीटर्स। अब AP जो है, व्हाट इज AP? AP is the distance. AP is the distance, the length, the difference of height between the two towers. CD is the smaller tower, AB is the larger tower. तो आप कह सकते हो कि ये जो लेंथ है ना, this AP length is the difference of the length of the two towers. तो आप कह सकते हो AP is 24 minus 8 meters। आप ध्यान से देख लो, छोटा टावर 8 मीटर्स का है, अभी हमने सॉल्व किया था। ऊंचा वाला टावर 24 मीटर्स का है, तो उनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 16 मीटर्स। करेक्ट, तो लेंथ ऑफ द वायर दैट इज AC, क्या हम कह सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू PC स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो AC स्क्वायर इज 8√3 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। 8√3 का स्क्वायर हो जाएगा 64 इंटू 3 प्लस 16 का स्क्वायर इज 256। On solving, this comes out to be 192 plus 256. The value comes out to be 448 meters. AC square comes out to be 448 meters. I think yes, 400, this comes out to be 448 √448। इसको अपन अगर सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 448 को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं, ये आपका हो जाएगा 64 इंटू 7। करेक्ट, so that is 64, हाँ
60.7, तो ये बन जाएगा आपका 8√7। तो आप बोलोगे लेंथ ऑफ द वायर इज 8√7 meters. I hope the question is clear to everyone. Let's move into the next question. अच्छा, आप क्वेश्चन को यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, आपको तीनों आंसर्स अलग से लिखने पड़ेंगे. Therefore, length of the wire, height of the tower, distance between the two towers, ये आप लास्ट में सॉल्व करने के बाद प्रॉपरली आंसर लास्ट में लिख दोगे, आपको पूरे 4 के 4 नंबर दिए जाएंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं. ये आपके स्क्रीन पर काफी अच्छा क्वेश्चन है. A spherical balloon of radius r subtends an angle of 60 degree at the eye of an observer. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, let us take up a sphere, let's take a balloon. ये आ गया balloon. This balloon subtends an angle of 60 degree at the eye of the observer. अब मान लो कि आपका ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, तो ये बलून आपका कुछ इस टाइप से एक एंगल क्रिएट कर रहा है उसकी आंखों में, एंड दिस एंगल इज गिवन आउट टू बी 60 degree. The angle of elevation of the center is 45. ये रहा आपका बलून का सेंटर, और ये पॉइंट से हम लोग देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेंटर ये मान लो आप सेंटर है इसका, कुछ ऐसा कुछ ऐसा, और ये आपको गिवन है 45 डिग्री. आपसे पूछा है, आपको डिस्कस करना है बलून की सेंटर की हाइट. तो ये आपके बलून के सेंटर की हाइट है, आपको इसके बारे में बताना है, जो भी डिस्कशन है इसके बारे में आपको करना है. करेक्ट. आई थिंक द डायग्राम इज सो फार क्लियर. लेट्स फर्स्ट कंप्लीट द डायग्राम. हम लोग दोनों पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन कर देंगे सेंटर से, कुछ यूं, राइट. अब हम लोग एक एक करके चीजों को मार्क करना स्टार्ट करते हैं. ये क्वेश्चन थोड़ा लोगों को ट्रिकी लग सकता है, बट क्वेश्चन काफी इजी है और काफी मजेदार भी है. आप इसको पॉइंट ओ मान लो. ये आपका रेडियस आर है और ये भी आपका रेडियस आर है. ये एंगल 90 डिग्री होगा. आपको पता है टेंजेंट की प्रॉपर्टी होती है कि व्हेनेवर आई जॉइन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ टेंजेंट टू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, इट मेक्स अ राइट एंगल. तो ये भी 90 है और ये एंगल भी आपका 90 डिग्री होगा. Let's take up the triangles. Let's mark the points. ये सेंटर, ये आपने ऑब्जर्वर को ओ पकड़ लिया है, सेंटर को सी पकड़ लेते हैं. इस पॉइंट को आप कुछ भी ए पकड़ लो, इस पॉइंट को आप बी पकड़ लो. आई थिंक द फिगर इज वेरी वेरी क्लियर. आपको प्रूफ करना है दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून इज √2 टाइम्स द रेडियस. तो आपका जो बलून का सेंटर है वो यहाँ पर है और उसकी हाइट यहाँ तक है, ये आपका h है. क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, हमने क्वेश्चन का डायग्राम भी ड्रॉ कर लिया. अब हम लोग क्वेश्चन के डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहले लिखोगे आप, लेट द बलून have its center at C. Then you can write BC, that is equal to H is equal to height of the balloon, correct. Then you can write OC is equal to distance of the observer from the center. आई थिंक हमने सारी जो इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पर डाल दी है. अब हम लोग एक एक करके
कंसिडर करेंगे डायग्राम्स को एंड चीजों को सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पे प्रूव करने के लिए बात की गई तो आपको लिखना पड़ेगा टू प्रूव, क्या बोला है, आपको बोला है द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून इज √2 टाइम्स द रेडियस। आपको लिखना टू प्रूव h इज इक्वल टू √2 r, लेट h इज इक्वल टू √2 r। आपको यहाँ मेंशन करना चाहिए, अच्छा स्मॉल r दिया है ना, लेट्स चेंज इट एंड राइट स्मॉल r इंस्टेड। क्वेश्चन में इन्होंने स्मॉल r मेंशन कर दिया है, लेट्स चेंज एंड राइट स्मॉल r in place of that, right? The question is clear, the figure is clear। अब हम लोग ट्राइंगल्स कंसिडर करके चीजों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। आ जाइए, आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम में आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। फर्स्ट ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा ट्राइंगल OC, इसको मार्क कर दो आप, लेट्स मार्क इट से D। आपको दिख रहा होगा फर्स्ट ट्राइंगल दिख रहा होगा OCD और सेकंड ट्राइंगल दिख रहा होगा OCB। OCD और OCB, हमारा जो ध्यान जाना चाहिए वो जाना चाहिए CB के ऊपर, बिकॉज CB इज द हाइट। हमें बेसिकली CB को और CD को रिलेट करना है, राइट? CB इज माई हाइट ऑफ द सेंटर एंड CD इज द रेडियस। तो आपको रेडियस और सेंटर की हाइट को रिलेट करना है, तो आपको यहाँ पर ट्राइंगल लेने पड़ेंगे OCD और OCB। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखो ट्राइंगल OCD। क्या मैं कह सकता हूं ट्राइंगल OCD में? ट्राइंगल OCD में अपन क्या बोल सकते हैं? वी कैन से दैट, अच्छा इसमें एक चीज आपको और यहां पे करना पड़ेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन में और एक ट्रिक है। हमें ये पूरा एंगल 60 बताया है, बट ट्राइंगल OCD में सिर्फ ये एंगल काउंट होगा, सिर्फ ये एंगल काम का आएगा। ये एंगल तो हमें नहीं पता, बट हमें पता है टेंजेंट की प्रॉपर्टी में पता है कि अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टू टेंजेंट्स, जहां से हम लोग दो टेंजेंट्स बना रहे हैं सर्कल के ऊपर, उस पॉइंट को हम अगर सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो ये वाला एंगल हमेशा पूरे एंगल का आधा होगा। या तो आप ऐसे करके लिख सकते हो, या फिर आप इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को, ट्राइंगल OAC और ट्राइंगल OCD, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके भी लिख सकते हो कि एंगल AOC और एंगल COD विल बी इक्वल, राइट? आप ट्राइंगल्स AOC और ट्राइंगल COD इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो, और उससे आप लिख सकते हो कि एंगल जो 60 डिग्री दिया है वो आधे आधे पार्ट्स में बंट जाएगा। हम लोग वेरी वेल कह सकते हैं कि एंगल COD इज नथिंग बट 30 डिग्री। दिस इज अ वेरी रिमार्केबल रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। कई बार बच्चे सोच नहीं पाते, बट ये बहुत सिंपल सी चीज है। आप इसको दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। पहला बात तो ये बोलोगे आप कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से वी आर ड्राइंग टू टेंजेंट्स on a circle, if we join the point of contact to the center of the circle, it will always divide the angle into equal parts। तो यहाँ पर वो एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, तो वो आधा आधा होकर के 30-30 में बढ़ जाएगा, तो एंगल COD 30 होगा। आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि ट्राइंगल AOC और ट्राइंगल COD दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, जिसके वजह से कि उनके एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। मैंने यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी का प्रूफ नहीं दिखाया है, आप ये खुद से करोगे, ये आपके लिए एक तरह का होमवर्क एक्सरसाइज है। तो एंगल OCD इज 30 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल OCD, इन ट्राइंगल मैं अब नया स्क्रीन ऐड कर दे रहा हूँ, यहाँ पे नए पेज पे लिख रहा हूँ, आप लोग फिगर को देखते रहना। ट्राइंगल OCD, तो विल राइट ट्राइंगल OCD। क्या आप कह सकते हो CD अपॉन OD इज tan 30, CD अपॉन OD is tan 30, CD upon OD is tan 30, CD is given as R, CD is given as R। बट इस क्वेश्चन में आप देखो ध्यान से, हमें OD की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें OC की रिक्वायरमेंट है ना, बिकॉज OC इज द कॉमन साइड इन द टू ट्राइंगल्स। ट्राइंगल OCD और ट्राइंगल OCB, इनमें हमें OC इज द कॉमन साइड, हमें OC की रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे हमारा सोल्यूशन, एंड वी विल राइट CD अपॉन OC इज sin 30। अब देखिए आप फिगर फिर से, CD अपॉन OC, दिस एंगल इज
30, तो CD अपॉन OC इज sin 30 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। करेक्ट? आई थिंक आप रिलेट कर पा रहे होगे। CD अपॉन OC, हमने OC क्यों चूज किया? बिकॉज हमें रिलेशन निकालना है ट्राइंगल OCD और ट्राइंगल OCB में, और OC इज द कॉमन साइड, तो हम लोग OC को रिलेशन में लेकर के कहीं से आएंगे तो वो साइन के हिसाब से ही आ सकता है। तो CD अपॉन OC इज माई साइन 30। CD क्या दिया हुआ है? R दिया हुआ है, तो विल राइट R अपॉन OC is sin 30. We very well know that sin 30 is half, so OC is nothing but 2R. OC is 2R. देखिए फिगर आप, OC की वैल्यू कितनी आ गई गाइस? 2R। बस हो गया, हमें OC मिल गया। अब हम आराम से ट्राइंगल OCB, आप फिर से ऑब्जर्व कर लो, हमने ट्राइंगल OCD की हेल्प से ये निकाला कि OC इज इक्वल टू 2R। अब हम लोग OCB के हेल्प से रिलेशन निकालेंगे OC और CB में, तो आप लिखोगे ट्राइंगल OCB, we can write CB upon OC, CB upon OC. ट्राइंगल OCB में आप देखोगे CB upon OC is tan 45. In the bigger triangle you see this angle is how much? 45. Tan, sorry, it's sin 45, not tan. फिर से देखो बच्चों आप लोग, CB is the height of the center and OC is the hypotenuse of the triangle. It will give me the sine relation. अच्छा, CB की वैल्यू कितनी है गाइस? CB is H. OC कितना है? OC is 2 times R. देखो यहां से हमने सॉल्व किया, OC is 2R and sin 45 होता है 1 upon root 2. आपको आंसर आ गया यहाँ पर H अपॉन H2R अपॉन रूट 2। जब इसको सॉल्व करोगे आप, H इज इक्वल टू रूट 2R। दिस इज योर फाइनल आंसर। एक बार आप डायग्राम फिर से देख लो, सोल्यूशन को बैक जा करके फिर से देख लेना। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये नॉर्मली बुक्स में हॉट्स में दिया होता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन में दिया होता है, तो ये क्वेश्चन बोर्ड्स में पहले आ चुका है, तो एक अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। अब ठीक से देख लो, प्रैक्टिस कर लो, आप इसमें कंफर्टेबल हो जाओगे। अब चलेंगे हम लोग अपने अगले सवाल में। अब आइए देखते हैं अगला सवाल। A car of the angle of depression of a car parked on a road from a top of a 75-meter high tower is 30 degree. डिस्टेंस पूछिए कार की। ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन जो हमने पिछले वीडियो में किए थे, मोटे मोटे वैसे ही क्वेश्चंस हैं। दिस माइट हैव बीन आस्क्ड फॉर 1 मार्क इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। मैं आपको इसका डायग्राम दिखा दे रहा हूँ और ये आपको खुद से करना है सॉल्व। ये रही आपकी ऊंची है बिल्डिंग और कहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। कई बच्चे, बार बार मैं बोल रहा हूँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन में बच्चे गलती कर देते हैं। आप अगर ऊपर से देख रहे हो तो ये होगी आपकी लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। इससे आप कितनी अपनी आंखें नीची कर रहे हो, दिस इज योर एंगल ऑफ डिप्रेशन, थीटा मान लो, राइट? बिकॉज एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन आपस में होते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। आप कह सकते हो कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम ही हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? बिल्डिंग की हाइट आपको दी हुई है 75 मीटर्स। आप नेमिंग कर लो, ABC नाम दे दो बिल्डिंग का और उस कार का, एंड देन यू कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ टैन। आपसे ये लेंथ पूछी है, ये डिस्टेंस पूछा गया है, आप बोलोगे बिल्डिंग की हाइट अपॉन डिस्टेंस इज नथिंग बट टैन 30। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, देयर शुड नॉट बी मच ऑफ अ प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आपका आना चाहिए 75√3। इसका आंसर आना चाहिए 75√3। चलें आगे। आई थिंक ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, दिस विल नॉट गिव यू मच ऑफ अ ट्रबल।
आगे बढ़ते हैं और हम लोग अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। A class 6 student went to a park and went to the slide to play. ये बेकार की इंफॉर्मेशन है। The angle of elevation of the slide is 30 degree। अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं फटाफट सॉल्व करना। ये हमारा ग्राउंड लेवल है और ये स्लाइड है और कहा गया है कि इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 30 डिग्रीज। But the base from which the angle of elevation is measured is 50 cm above the ground level। अच्छा अच्छा अच्छा, ना गड़बड़ी हो गई क्वेश्चन करने में। ये डायग्राम थोड़ा सा अलग होगा, हमें ध्यान नहीं दिया हमने स्टार्टिंग में। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है ना वो ग्राउंड से 50 cm ऊपर मेजर किया गया है। तो ये आपका this shall be your angle of elevation and the distance of this point from the bottom of the staircase is 4√3 meters। मतलब ये आपकी staircase हो गई मान लो, तो distance of that point from the bottom of the staircase is 4√3 meters। तो ये आपका हो गया 4√3 meters, ये हो गया 30 डिग्री। इतनी हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है। ए बी को आप स्लाइड मान लो। दिस लुक्स लाइक टू मी अ केस स्टडी क्वेश्चन, सो यू शुड नॉट बी वरिंग मच अबाउट द ऑल द स्टेप्स एंड द प्रोसेसेस। और ये आप मान लो सी डी मान लो और इसको आप पी मान लो। द क्वेश्चन सेज राइट द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्लाइड टू इट्स बेस। राइट द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्लाइड टू इट्स बेस, ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल में पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द स्टेयरकेस। ऑल राइट, तो पहला सवाल जो बोला है आपसे पूछा गया है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस। देखिए आप, बेस पीडी इज द बेस। जो बेस है उस स्लाइड का वो पीडी है। क्वेश्चन में देखो आप ध्यान से पढ़ो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द स्लाइड इज 30 डिग्री बट द बेस फ्रॉम व्हिच द एंगल ऑफ एलिवेशन इज मेजर्ड इज 50 cm above the ground level and the distance of this point from the bottom of the staircase which is vertical is 4√3 meters। करेक्ट। तो आपकी स्लाइड का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन पूछा है बेस से, तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। आई थिंक आई टॉट इन द प्रीवियस क्लास, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है हमेशा हम लाइन ऑफ साइट से चेक करते हैं नीचे की तरफ बनने वाला एंगल, तो ये लेकिन हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर ही होता है। तो पहले पार्ट का आपका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। दूसरे पार्ट में पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द स्टेयरकेस। अब क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ स्लाइड इज बट द बेस इज 50 cm। ये है आपके स्लाइड का बेस। पीडी जो है ना, पीडी इज द बेस ऑफ द स्लाइड, करेक्ट। and the distance of this point from the bottom of the staircase which is vertical is 4√3। तो staircase के बॉटम से इसका डिस्टेंस दिया है आपको 4√3। अभी आपसे पूछा गया है कि staircase की हाइट कितनी है, और दूसरे पार्ट में पूछा गया है कि स्लाइड की लेंथ कितनी है। staircase की हाइट पूछी गई है और आपसे स्लाइड की लेंथ पूछी गई है।
तो स्टेयरकेस की हाइट क्या हो जाएगी गाइस? AP इज इक्वल टू द स्टेयरकेस। क्या हम कह सकते हैं AP अपॉन PD is tan 30? So AP is equal to PD tan 30 and PD is 4 root 3. 4 root 3 into 1 by root 3, it is nothing but 4 meters. तो दूसरे पार्ट का जो आंसर होगा ये हो जाएगा 4 meters. अब इसका और पार्ट देखो, आपसे स्लाइड की लेंथ पूछी गई है, तो लेंथ ऑफ द स्लाइड कितनी हो जाएगी बच्चों? लेंथ ऑफ स्लाइड इज AD, राइट? लेंथ ऑफ स्लाइड इज AD. क्या मैं कह सकता हूं PD अपॉन AD इज cos 30? PD कितना है? PD इज 4 root 3 and AD cos 30 root 3 by 2. Correct? Cos 30 is root 3 by 2. आई होप यहाँ तक चीज़ें एकदम आपको क्लियर होंगी। तो आपका जो AD है वो हो जाएगा 8, आप रूट 3 को काट दो, AD इज नथिंग बट 8 मीटर्स। AD इज नथिंग बट 8 मीटर्स। AD मतलब आपके स्लाइड का लेंथ। पहले पार्ट का आंसर हो गया 4 मीटर्स और पार्ट का आंसर हो गया 8 मीटर्स। आई होप थिंग्स आर ओके विद यू इन दिस क्वेश्चन। केस स्टडी क्वेश्चन था, बच्चे कई बार फंस जाते हैं इस क्वेश्चन में, बट ये क्वेश्चन काफी आसान होते हैं। अब तीसरा पार्ट बोला है इस क्वेश्चन में, बोला है विल द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज और डिक्रीज इफ द स्टेयरकेस वाज मेड टॉलर। आपने अगर स्टेयरकेस को लंबा कर दिया तो एंगल ऑफ एलिवेशन घटेगा या बढ़ेगा? मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, अगर कोई टावर लंबा है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा। तो आपने अगर स्टेयरकेस को ऊंचा कर दिया तो आपका स्लाइड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इंक्रीज होगा। चलो बच्चों, मैं यहां तक इसको रखता हूं। अपन मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप राइजिंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट।